तो इस वजह से मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं जी, पाकिस्तान में, और ये तमाम सियासी जमातें और तमाम तारीख आप इकट्ठी कर लें तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अगर हल नहीं होगा तो हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। शौकत साहब आप क्या कहते हैं? बड़ी तफसीली रिपोर्ट है करप्शन के ऊपर। देखें जी, पहले तो ये एलीट कैप्चर की बात कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा 90s में जाना पड़ेगा। एक एडमिशन होता है 91 में MBBS में, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल बाईपास करके। अच्छा, उनका नाम ना लीजिएगा, बाकी अपनी बात आप पूरी कर लेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे प्रोग्राम के बाद नोटिस आया, बाकी आप बात करें। मैं किसी का नाम नहीं लेता। वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक MBBS में एडमिशन होता है, और वो भी पाकिस्तान के सबसे अच्छे इदारे में, जो उस वक्त MBBS करवा रहे थे, आज भी करवा रहे हैं। तो एलीट कैप्चर तो उस वक्त शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आज तक ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो जो 50 लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो 50 नहीं होंगे, वो 500 तो होंगे। वो जो 500 लोग हैं, उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क में लूटने की, उनके बच्चों को लूटने की, उनकी नस्लों को लूटने की। वो जो 500 नहीं होंगे तो 300 होंगे, वो जो लोग हैं उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 500 अब्बा जी या माएँ जो बैठी हैं पावर कॉरिडोर के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वो हम ना शुरू करते, जब भी शुरू हुआ है वो हम ना शुरू करते और मेरिट प्रीवेल कर रहा होता, तो आज एक गरीब का बच्चा भी इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा होता कि मैं कल क्यों नहीं किसी अच्छे इदारे में जाके जॉब करूँगा। आज लोग इसलिए पढ़ना छोड़ रहे हैं कि हमें जॉब तो मिलती नहीं है, पढ़ के क्या करना है। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, बड़ा अफसोस होता है कि लोग कहते हैं यार पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये जो अब्बे की छोटी सी दुकान है इसी पे आज बैठ जाएं, चलें ये थोड़ी बढ़ जाएगी, पढ़ेंगे भी तो फिर भी तो इधर ही आना है। ये कंसेप्ट क्यों आया? ये कंसेप्ट उसी एलीट कैप्चर की वजह से आया कि उन्होंने सबके ऊपर वो हावी हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को भी लूटा, उन्होंने इदारों को भी लूटा, और वो आज भी पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं और किसी को उसमें एंटर नहीं होने दे रहे और होने भी नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, आपने शुगर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की थी, प्राइम मिनिस्टर ने आपको ऑथोराइज़ किया था। मैं उस रिपोर्ट के मंदरजात से वाकिफ़ हूँ, आपने मुझे उसमें शेयर नहीं कुछ किया, लेकिन मैंने वो उस रिपोर्ट के अंदर आपके कुछ साथी वुज़रा का रोल बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वो इंडस्ट्री के बड़े शुगर मिल ओनर्स के साथ मिलकर उन्होंने कल्यूड किया। जो अभी PTI के दौर का हवाला है, आपने सेम उसको रिप्ले किया। PTI में भी ऐसे ही हुआ था, आपने मिल के क्लूजन की, आपसे मुराद दिया आपके कुछ साथियों ने और शुगर मिल ओनर्स ने, और आपने शुगर एक्सपोर्ट किया जो 200 रुपये में चीनी नहीं मिलती पाकिस्तान में, तो आपकी हुकूमत का वो तोहफा है। PTI में भी ऐसे ही हुआ था। तो हम ये हर दूसरे तीसरे साल में ये करते हैं और वही चेहरे हैं, वो 20-30 करैक्टर्स हैं इसके अंदर, और वो हर दफ़ा वही आते हैं, वही एक्टिव होते हैं। वो फ्यू बिलियन रुपीज़ में भी फ्यू 100 बिलियन रुपीज़, 200-300 अरब रुपए की फकी लगती है ये पूरे पाकिस्तान को, दूसरे तीसरे साल लगाते हैं और पैसा कमा के चले जाते हैं। देखिए, मेरा तो काम वो लिमिटेड था। मुझे वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था कि अगर फ़लाँ इतने रुपए से चीनी की कीमत 140 से ऊपर जाएगी तो आप रोक देंगे। तो मैंने तो जो वज़ीर आज़म का हुक्म, लेकिन 140 के बावजूद आपकी हुकूमत ने रोकी नहीं, आपको रिपोर्ट से हटा दिया गया, आपने कहा घर जाओ भाई। नहीं ये आप थोड़ी सी ज़्यादती करें। मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करना चाहूँगा। वैसे तो सारा सच ना बोलवाएं। नहीं कोई हर्ज नहीं। देखिए, बात यह है कि क्योंकि चीनी जो है वो मल्टी सेक्टोरल है, चीनी के अंदर वजारत इंडस्ट्रीज़ की वजारत है, कॉमर्स की वजारत है एक्सपोर्ट के हवाले से, तो किसी भी एक वज़ीर के ज़िम्मे उसको लगा देना चीनी को, वो बड़ा मुश्किल काम था। तो उसके लिए एक बड़ी कमेटी इसलिए बनाई गई कि तमाम वजारतें जो हैं उनका नुक्ता नज़र लेके तमाम डेटा को देखकर फिर फैसला किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि चीनी के उन्होंने मुझे कहा कि तुम हट जाओ रास्ते से हमारे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मेरा एक माइक्रो छोटा काम था, उसके ऊपर रिपोर्ट का इजरा करके हमने कैबिनेट भेज दी। सर, उस वक्त PTI के दौर में असद उमर थे फाइनेंस मिनिस्टर। असद उमर ने पैसा था, असद उमर ने गलती वो की थी जो उससे पहले भी 3-4-5-6 दफ़ा हो चुकी थी। 90s में भी 10 दफ़ा केस दोहराया गया था। एक्सपोर्ट रिबेट देते थे, पाकिस्तान में कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो कहते थे चीनी बेचो 20 रुपये फी किलो, तुझे रिबेट भी देंगे। शुगर मिल वाले अरबों रुपए कमा के चले जाते थे, पाकिस्तान को फकी लगाते थे। अभी भी प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन ये थी कि 140 से ऊपर कीमत नहीं जाएगी, अभी 200 पे कीमत गई। आपके तमाम शुगर मिल ओनर्स ने खूब पैसा कमाया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की अपनी फैमिली की भी मिल शामिल है। किसी को रोकने की माई के लाल को हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान। देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं वो पेश करूँगा। एक तो कोई सब्सिडी नहीं थी, यानी किसी भी वक्त सरकार एक्सपोर्ट की इजाज़त दी ना। मैं ये मानता हूँ आपकी बात, मैं उस पर आता हूँ। मैंने तो आपको बताया कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ कि उसमें किस जगह पे प्रॉब्लम भी आ रही है।
पहली बात तो ये है कि कोई जिस तरह आपने पहले बताया कि आपने 20-20 रुपए शुगर मिलों को एक एक मन पे देनी शुरू कर दी या 30-30 रुपए। उस वक्त भी इत्तेफाक की मिलें होती थी 90s में, जब ये 20-20 रुपए देते थे 90s में। मैं सारी कवर करता रहा हूँ। मैं आपको कुछ आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपने मुझे इस दफ़ा स्पेसिफिकली पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सब्सिडी नहीं थी। जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था, पिछले साल की ये रिपोर्ट है, ये पिछले साल की रिपोर्ट को पर फैसला किया गया था। तो ये रिपोर्ट आई थी, वो शुगर की जो वो कमेटी जो होती है उसकी तरफ से भी, हमारी अपनी भी जो असेसमेंट्स आ रही थी उसमें ये लिखा हुआ था बड़े क्लियर टर्म्स में कि शुगर जो है वो सरप्लस है और इस वजह से उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि नया सीज़न आ रहा है। जब नया सीज़न आ जाएगा और नई शुगर मिलों के चलने का वक्त होगा, तो अगर ये जो शुगर इस वक्त हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है हमने नहीं बेची होगी तो शुगर मिलों के पास पैसे नहीं होंगे और वो किसानों को पैसे नहीं दे पाएंगे, प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी अगले साल की प्रोडक्शन डिले हो जाएगी। ये रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद पे टेम्पोरली इजाज़त दी गई थी कि आप इतनी चीनी, अगर मान लें, मुझे अब नंबर्स याद नहीं, कि अगर आपके पास 6-7 लाख टन ज़्यादा चीनी है तो आप 4 लाख 5 लाख टन जो है ऊपर कीमत गई थी तो आपने इत्तेफाक किया था कि अभी एक्सपोर्ट जारी रहनी चाहिए। नहीं, वो तो रोक दी थी उस वक्त जी, उस वक्त रोक दी थी। लेकिन ये उसके बाद सब इसकी मज़े की खबर यह है कि उसके ऊपर एक मजीद रिपोर्ट आई कि 200 से ऊपर कीमतें चली गई हैं। तो वजह क्या है, इंपोर्ट कर लेते हैं चीनी, इतने रुपए की चीनी आ जाएगी। फिर हुआ कि अब तो क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, ये बस 20 तारीख से क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो टेंशन ही कोई नहीं। मामला ब्रेक लगाई गई कि कीमतें ना गिर जाए ना मार्केट में। फिर शुगर मिलर्स अदालत में चले गए, उन्होंने कहा हमें हुकूमत कैसे कह सकती है कि मिलें खोलो और क्रशिंग शुरू करो, अभी गन्ना आएगा तो फिर अपनी मर्जी से शुरू करेंगे, उसके ऊपर स्टे ले लिए। तो पाकिस्तान में आप कुछ कर लें, इनको नहीं तोड़ सकते इस पावरफुल लॉबीज को। एक आप शुगर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल वीट एक्सपोर्ट का भी है, वो भी पीटीआई के दौर में भी हुआ था। सेम क्रॉप सीजन के अंदर कह रहा हूँ वीट को एक्सपोर्ट किया, अभी जब हुआ है सीजन के अंदर वीट अभी को जब हुआ है कि क्रॉप हमारी बिल्कुल तैयार थी और वो मार्केट में आने वाली थी और एक्सपोर्ट कर ली गई, और वो ऐसी वीट थी कि खाने के काबिल भी नहीं थी। फिर उसको पता नहीं किधर फेंका है, केयरटेकर गवर्नमेंट में इंपोर्ट हुई, केयरटेकर गवर्नमेंट, उसके ऊपर एक असेंबली में कमेटी भी बनी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा जैसे पहले नहीं आता। सर अरबों रुपए लोग डकार के चले जाते हैं। ये शुगर जो है ना, ये मलिक साहब एक बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो शुगर के मालकान हैं ये सारे असेंबली में बैठे हैं या इनके रिश्तेदार असेंबली में बैठे हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से एक बंदा भी आज आपको पीटीआई में नहीं मिलेगा। जब पीटीआई के दौर में शुगर स्कैंडल हुआ तो इसीलिए छोड़ गए, मेजॉरिटी पीटीआई में थी, मेजॉरिटी पीटीआई में थी, इसीलिए खान साहब ने उनको सपोर्ट नहीं किया था और वो पीटीआई छोड़। मेरी लेट मी कंप्लीट, जेकेटी भी पीटीआई में थे, खुसरो भी पीटीआई में थे, और सब शुगर मिल्स के में। मेरी यही तो वजह थी, हमें छोड़ के क्यों गए, इसीलिए कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। आज बात की बातें लड़ाइयों की बातें और थी, शुगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन जी जरूर दें। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन शुगर मालकान में से कोई भी हमारे साथ नहीं है, ये सारे गवर्नमेंट में बैठे हैं, जब और सारे के सारे हुकूमत अगर मिल गई, जिसके अभी फिलहाल तो सार नहीं है, लेकिन जब मिल गई तो सारे शुगर मिल्स वाले दोबारा आपके पास नहीं। हम नहीं, अब वो पुरानी पीटीआई अब छोड़ दें, आप जो आप पीटीआई देखेंगे शफकत बास इधर बैठे होंगे शुगर वाले उधर बैठे। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें अब आपको पीटीआई में शफकत अवान जैसे लोग नए चेहरे इंशाल्लाह नजर आएंगे, जिनका कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और आप बीसियों MNAs देख सकते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरे जैसे, और आज असेंबली में बैठे हैं एक नज़रिए की वजह से। तो इसलिए वो वक्त देखिए, हमने तो एक दफ़ा गवर्नमेंट की है, और मैं तो 20 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, लेकिन ये जो 4 दफ़ा गवर्नमेंट कर चुके हैं इस मुल्क पर, क्या इनको नहीं सीखना चाहिए? आपको एक दफ़ा मिली है, सूबे में आप तीसरी दफ़ा कर रहे हैं और वहाँ पे भी कोई हुन नहीं बरस रहा, वहाँ इससे ज़्यादा बुरी। चले, सूबे में एक बड़ी डिबेट है कि क्या हमें करने दी जा रही है या क्या हमारे लिए कोई रुकावटें नहीं पैदा कर रहे हैं, कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं उसका नहीं। मेरी बात सुनिए, तो ये जो मरकज़ में 4 दफ़ा गवर्नमेंट कर चुके हैं, आज क्या इनको नहीं सीखने की ज़रूरत? हमने तो बहुत सारी चीज़ों पर माफ़ी भी मांगी है, मसलन एक एक्सटेंशन दी थी हमने, उस पर हमारे लीडर ने माफ़ी मांगी है कि मुझसे गलती हुई है। मांग लेंगे क्या जाता नहीं, ये कब मांगेंगे? ये चौथी दफ़ा है भाई, पहली दफ़ा नहीं है। वोट को इज्जत दो से लेके आज कहाँ पे खड़े हैं। जब नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था उस वक्त माफी मांगी थी, तो दोबारा भी नारा लगाएंगे तो फिर माफी मांगे? नहीं, एक ही दफा माफी होती है, अगर बार बार आप गलती करेंगे तो माफी कोई देता भी नहीं, एक मरतबा भी नहीं होती, वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो
FBR का और बाकी इश्यूज़ हैं, आपके फिजिकल साइड को भी उन्होंने कवर किया है। FBR के टैक्स रेवेन्यूज़ आपके GD एज ए परसेंटेज ऑफ GDP नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जाते। अब मेरी तनख्वाह से 40% ले जाना शुरू हो गए हैं, आप इंडस्ट्री से 40% 50% काटना शुरू हो गए हैं, आपकी नई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। IT का आपने अभी मिसाल दी बच्चों ने कि वो छोटे छोटे गराज के अंदर वो एक छोटा सा लगा के सेटअप तो पैसे बनाते हैं। यहाँ IT वाले बच्चे पाकिस्तान की जॉब छोड़ के UAE और कतर में, सऊदी अरब में जाना शुरू हो गए क्योंकि आप उनकी आधी सैलरी टैक्स में काट लेते हैं। तो इट्स अ क्रेजी मॉडल, इट्स नॉट वर्किंग। आप तो हमें वो जबर के साथ हमारी सैलरी से टैक्स काट के ले जा रहे हैं। एक तो बाकी तो आपने लोगों के नाम ले लिए, एक भाई ने वो नहीं बताया, वो जो, क्योंकि मैं उसमें खुद इन्वॉल्व था, और वो जो काबीना की कमेटी बनी जिसने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खोले 190 मिलियन पाउंड वाले, मोहब्बत से तोहफे में प्रैक्टिस है 190 मिलियन पाउंड। मैं उसको सपोर्ट नहीं चले, आप ना सपोर्ट करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अवान साहब, वो 190 मिलियन पाउंड, अवान साहब हमें कह रहे बात करने दें, लेकिन चलिए आप फरमा लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। क्या मसला है? आप बड़े भाई हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो देखो उस स्कीम का मोटिव करप्शन अगर समझ नहीं हो ना, वो एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 450 कनाल जमीन पे एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड उसको वापस कर रहे हैं, जिसको जुर्माना लगा हुआ है वहाँ टैक्स पेयर्स पाकिस्तानियों का पैसा है, इनको वापस करो। इससे बड़ी नहीं, उसके अलावा यहाँ से जाके वहाँ पे अकाउंट नंबर दे रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, आपने बाद में रिपोर्ट पढ़ी, वो अकाउंट नंबर दिया जो जुर्माने का अकाउंट था सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार के नाम पे, वहां पे जाके कहा कि जो स्टेट बैंक में लूटा हुआ पैसा वापस आना है क्राइम्स एक्ट के तहत, वो इस अकाउंट में जमा करवा दिया जाए। भाई मुझे एक बात बताएं, आप मेरे दोस्त हैं, चले आप तो वैसे किसी को भी दोस्त हैं, मुझे फिर मौका दीजिए, आप हर एक से बड़ा अच्छा जर्नलिस्टिक डिस्टेंस रखते हैं, मान लें कि आप मेरे दोस्त होते हैं और मान लें कि मैं आपको 100 मिलियन पाउंड या 150 मिलियन पाउंड का फायदा दे देता, तो आप मुझे क्या कहते? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते या करप्शन कहते? अब मेरा ख्याल है करप्शन कहते। दोनों इकट्ठी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी है और करप्शन। घड़ी भर को ठहर जाएगी। मगर मान लीजिए कि आपने इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया, लेकिन उसके कुछ महीने पहले या बाद में आपसे 400-500 कनाल जमीन भी ले लूं, तो फिर आप क्या कहेंगे? इस वजह से ये जो है वहां पे इन्होंने काबीना में ये फैसला किया बगैर पढ़ाए काबीना को कि जनाब ये जो फैसला आउट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान का कोई हक नहीं रहेगा ता हयात कि इसको खुलवा सके और पता कर सके इसमें क्या लिखा है। फिर जब बाद में खुलवाया, क्योंकि आप लोग हम लोग बेचारे डिफेंसिव पे आ गए कि आपने कहा किधर है वो कॉन्ट्रैक्ट, किधर है वो, आखिर में निकल आया जब करप्शन, लिफाफा खोला गया, जब लिफाफा नहीं, उधर भी लिफाफा खुल गया ना, एक इधर खुला एक उधर खुला, उधर के लिफाफे के अंदर लिखा हुआ था कि इस अकाउंट में हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि पैसा जमा करवा। कमाल हो गई है यार। आप लोगों ने शायद वो केस स्टडी किया हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मलिक साहब ने वो केस स्टडी, मैंने तो 190 मिलियन पाउंड वाला। इमरान खान ने बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पाकिस्तान के लिए बनाए, मुझे तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, वो शौकत खानम से लेकर और यूनिवर्सिटीज़ तक, और उनमें उनका 1 रुपया का भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है और ये मुखालिफ भी मानते हैं। ये जो 450 कनाल पे एक यूनिवर्सिटी बन रही थी, क्या वो यूनिवर्सिटी इमरान खान की थी या पाकिस्तान के शहरियों के लिए थी? पहली बात। दूसरी बात यह है, ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई दुनिया की ऐसी ताकत है जो उसको रोकती थी कि वो पब्लिक सेक्टर में कैसी यूनिवर्सिटी ना बनाए और मलिक रियाज से 450 कनाल जमीन। अच्छा, कोई बंदा अगर डोनेट कर दे, मिलियन पाउंड वापस करे? नहीं, 190 मिलियन पाउंड किस अकाउंट में आए हैं सर? उसी अकाउंट में जो जुर्माने के पैसे जमा होने वाले, जुर्माने के पैसे पाकिस्तान का। नो सर, नो, वो डेबिट अकाउंट है जिसमें 460 वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 60 मिलियन लैंड स्वैप हुआ सिंध में, सुप्रीम कोर्ट आप मलिक साहब, मैं बात मेरा नंबर था, फिर मलिक साहब बात तो मुझे बताने देना। देखिए आपके पास इसके अलावा कोई बात नहीं है, लेकिन आपने 3.5 साल इमरान खान की घड़ी के अलावा तो आपको आज तक कुछ नहीं मिला। 190 मिलियन पाउंड मिले। मेरी बात सुन, वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए हैं। वो उनके बैरिया टाउन के अकाउंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस अकाउंट में आए हैं जिसको कोई भी विड्रॉ नहीं करवा सकता सिवाय विद द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। शफकत साहब जी, मैं इमरान खान को जिस तरीके से इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है ना और मिलने में नहीं देते, मैं उसका हामी नहीं हूँ, मैं उसका मुखालिफ हूँ। लेकिन ये केस जो है ना, ये शफाफियत का नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ
क्योंकि इस केस को लगाए ना, इस केस को सुने, लगा है, सजा हुई नहीं, है, मेरी बात सुने, इस लगाए केस कहाँ को पे? सजा सही तरीके से नहीं हुई, सजा सही तरीके से नहीं हुई, सजा गलत तरीके से मेरी बात सुने, लेकिन वो ये वो केस है जिसकी हम पेशी लगवाने के लिए सारे पार्लियामेंटेरियन हाई कोर्ट के सामने खड़े होते हैं रोज की बुनियादों पर, और हमारी पेशी नहीं लगती। उस लीगल प्रोसेस का मैं नहीं हूं जिस नहीं, मैं लीगल प्रोसेस पे बात उसका मैं मुखालिफ हूं, तो मैं लीगल प्रोसेस पे बात करूंगा। एक दफा वो केस लगवा के किसी अपने डोगर से ही सुनवा लें, मैं वैसे कह रहा हूं जिस तरह के जजेस हैं उसी से ही सुनवा लें, लेकिन इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि जाके उस फैसले में लिखेगा क्या हाई कोर्ट। सर एक मिनट, मलिक साहब, आपने किसी डॉक्टर से ही सुनवा लें। मैंने बात करनी थी, मैंने बात छोड़ दी, आपने केस स्टडी किया है, आप उसकी समरी बता दें इन्हें, ये कौन सा अकाउंट था आप बता दें, क्योंकि मैं तो बायस्ड हूं। वो जुर्माने का अकाउंट था, जुर्माने का मलिक रियाज ने 460 अरब जमा करवाना था। वो अकाउंट जाके इन्होंने काबीना से हुक्म लेने के बाद अपने सिग्नेचर पे इमरान खान साहब ने इजाजत दी। उस वक्त के वो कौन थे, वो जो होते थे साहब जो नैब के कोई शहजाद अकबर साहब, वहां पे जाके वो अकाउंट जमा करवा के आए। आप हमें पूछते रहे, हम जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो खुला नहीं था कागज वहां पे। जब कागज खुला उसमें अकाउंट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ था। भाई क्या बात सर, ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन जो लीगल प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं ना इमरान को सजा देने के लिए इस केस में, वो भी उतना ही फॉल्टी है, और इस रिपोर्ट ने उस लीगल प्रोसेस को भी क्वेश्चन किया हुआ। इमरान के केस में नहीं, वैसे लीगल प्रोसेस को जो पाकिस्तान में राइज है उनको क्वेश्चन किया। तो आप दोनों चीज़ों की इस्लाह कर लें, करप्शन की भी और ये अदालतों की जो हम टिब्रीम रोड हैं फैसला लेने के लिए, पाकिस्तान में अदालत